Hello guys, welcome to my YouTube channel Dynamic Master G, and today I'll teach you second chapter of NCERT textbook History Class 6 from hunting, gathering to growing food. Okay, so watch the video till the end for a better understanding of this chapter. So first of all हम देख लेते हैं कि हमें इंडेक्स में पढ़ना क्या चीज़ है। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री एंड नेम ऑफ द लैंड। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कि ये है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। 3 स्टोन एज थे हमारे, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक। ओके, सो इस चैप्टर में हम स्टोन एज पढ़ेंगे, क्या क्या चेंजेस आया ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन। फोर्थ में पढ़ेंगे हम वैदिक एज। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाजनपदम। सिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सेवंथ चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड। एट्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। एट्थ एंड नाइन्थ चैप्टर दोनों में ये हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड को, जिसमें हम पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद टेंथ चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स, इसमें गुप्ता पीरियड। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो जो आज का टॉपिक है हम देखेंगे स्टोन एज को। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एक बेसिक टाइमलाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन को जीरो से। तो जीरो को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ जीसस। उससे पहले के जो भी चीजें हुई उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और नेक्स्ट उसके बाद जो चीजें हुई उसको बोलते हैं कॉमन एरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BCE। ओके, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BCE तक चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसको हम बोलते हैं स्टोन एज, जिसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। उसके बाद हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक एज, मेगालिथिक एज, और उसके बाद हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें जनपदा अपना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 600 BC के अराउंड हम देखेंगे महाजनपद। उसके बाद हम देखेंगे उसी में आगे चल के 500 BC में न्यू थॉट्स, जिसको बोलते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। उसके बाद हम जब आगे जाएंगे तो 325 टू 185 BC तक देखेंगे हम मौर्यन एम्पायर। और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, जीरो के बाद चले जाएंगे, उसको बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, 190 BC टू 300 CE। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के लिए भी ये जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है गुप्ता एम्पायर, 320 टू 550 CE। इसमें 3 हमको कुछ किंग्स के नाम, जो पावरफुल किंग्स हैं उनके नाम यहाँ पे पता चलेंगे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हर्षवर्धना नाम का एक राजा मिलता है हमको 645 CE के अराउंड। इसके बारे में हमें हर्षचरित्र से पता चलता है। उसके बाद जाएंगे चालुक्याज आने लगे थे। उसके वो जो एहोल से अपना शासन करते थे, वे उनकी राजधानी थी एहोल। उसके बाद हमें आगे चल के पता चलता है 750 CE में तो यहाँ पे पल्लवा किंगडम आ गया था। ठीक है, पल्लवाज आ गए थे जो कि कांचीपुरम और महाबलीपुरम से राज करते थे, और इन दोनों के बीच हमको आगे चल के पता चलेगा कि इन दोनों के बीच वॉर्स भी हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमको सेकंड चैप्टर में पढ़ना क्या है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये चैप्टर का नाम है हमारा। इसमें पढ़ना है हमको स्टोन एज, 2 मिलियन ईयर्स अगो तक से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम इसको। स्टोन एज में हमको क्या चीज पढ़ना है, 3 चीजें। पेलियोलिथिक बोलते हैं फर्स्ट जो स्टोन एज हुआ उसको, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो तक। ठीक है, आगे चलते हैं हम मिसोलिथिक, जो सेकंड आता है हमारा मिसोलिथिक, तो 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो तक। उसके बाद आता है नियोलिथिक, जो 10,000 ईयर्स अगो तक स्टार्ट होता है मिसोलिथिक के बाद। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हु वर दे, जो उस टाइम जो पीपल थे वो कौन थे, तो क्या थे वो लोग, हंटर्स एंड गेदरर्स। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इनके बारे में कैसे पता करते हैं। हाउ एंड वेयर दे यूज टू लिव, तो वो कैसे रहते थे और कहाँ रहते थे वो इंडिया में। वाई वर दे ऑन द मूव, तो ये हमेशा ऑन द मूव क्यों होते थे, हमेशा चलते क्यों रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स दे यूज्ड, तो किस टाइप के टूल्स दे यूज किए। तो जाहिर सी बात है स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम, तो ये स्टोन के टूल्स यूज किए। व्हाट वर्क्स दे डिड, तो इन्होंने क्या काम किए। तो ये सारी चीजें हैं हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एंड एक चीज और पढ़ेंगे, हाउ डू वी क्लासिफाई नेम एंड डेट्स,
अब नेम और डेट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो 3 पार्ट में हमने यहाँ क्लासिफिकेशन किया है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इसी के बारे में है ये टॉपिक, ठीक है। तो अब आगे चल के देखते हैं हम इसमें। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो हर चैप्टर स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से। जब भी आप चैप्टर देखोगे तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और उसी क्वेश्चन को पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ तुषार ट्रेन जर्नी, ये इसका क्वेश्चन है यहाँ पे। तुषार was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" What he said? Trains were used about 150 years ago, and that people began to using buses a few decades later. To start wonder, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. Okay. तो इसका क्वेश्चन ये था कि 150 साल पहले, उससे पहले जब ट्रेन नहीं थे, बसेस नहीं थे, तो क्या लोग एक ही जगह पे अपना पूरा जिंदगी बिताते थे, जहाँ पे वो पैदा हुए वहीं पे लास्ट तक रहते थे और मर जाते थे? तो इसका क्वेरी था। तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया जाएगा कि हंटर्स और गैदरर्स कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल किए, कैसे उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड किया और कैसे किस चीज के लिए उन्होंने ट्रेवल किया। पूरे चैप्टर में यही चीजें डिस्कस की गई है। आगे चलते हैं। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वर ऑन द मूव। तो अर्लीस्ट पीपल हमेशा मूवमेंट में क्यों रहते थे? तो अर्लीस्ट पीपल क्या थे? हंटर्स एंड गेदरर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे विच दे गॉट देयर फूड। अब नेम कहां से आया? तो ये जैसे अपना फूड प्राप्त करते थे वैसे उसके हिसाब से इनका नाम आया। सपोज हंटर तो हंटिंग किया करते थे, गैदरर्स वो भोजन इकट्ठा करते थे, इसीलिए इससे उनको बोलते हैं गैदरर्स, हंटर्स। They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seed, leaves, stalks and eggs. ये सारी चीजें ये क्या करते थे? गैदर करते थे, गैदरिंग करते थे इन चीजों का, और हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल्स का। तो इन सब तरीकों से ये अपना फूड प्राप्त करते थे। If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have had to गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो एक जगह अगर वो रहते तो वहां पे सारे प्लांट्स, एनिमल्स को वो खा जाते थे वहां पे। तो इसलिए उनको अपने फूड के तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था, एक जगह से दूसरे जगह पे सीजन वाइज इनको ट्रेवल करना होता था। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted from to follow their movements. तो यहाँ पे क्या होता था, एक बात होती थी कि जो एनिमल्स होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हो जाते थे, और वो छोटे छोटे जो शिकार होते हैं उनके उनके सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते थे। कई बार वो होता था कि जो ग्रासेस होती थी जो एक जगह पे खत्म हो जाते थे, उसके सर्च में वो दूसरी जगह पे जाते थे। इसीलिए वो हमेशा जो एनिमल्स होते थे वो मूवमेंट में रहते थे। अब ये होता था कि जो फ्रूट्स हैं वो सीजनल होती थी, तो एक सीजन में जब फ्रूट्स वो खत्म हो जाती थी खा के, तो उसके लिए भी इनको मूवमेंट करना पड़ता था, और जब जानवर एक जगह खत्म हो जाते तो भी उनको जाना पड़ता था। तो ये कुछ कारण थे। तो जानवरों के तलाश में हो जाते थे जब वो ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और साथ ही साथ जो सीजनल फ्रूट्स थे जो एक जगह पे हमेशा अवेलेबल नहीं होते थे, एक सीजन में यहाँ अवेलेबल हुआ तो दूसरे सीजन में कहीं दूसरी जगह दूसरा फ्रूट अवेलेबल होगा, इस सर्च में वो ट्रेवल करते थे। People, plants and animals need to water to survive. Water is found in lakes, stream and river. अब उनको वाटर भी चाहिए था सर्वाइवल के लिए, ये तो बहुत जरूरी चीज है। तो वाटर के सर्च में ये लोग चले जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि लेक और रिवर्स क्या होते थे? सीजनल होते थे वो भी, क्योंकि कुछ रिवर्स ऐसे होते थे जो पूरे साल भर वो चलते थे, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे होते थे जो खत्म हो जाते थे, इसलिए ये हमेशा मूवमेंट पे रहते थे। तो ये जो 3 कारण है, फॉर सर्च ऑफ एनिमल्स, फॉर सर्च ऑफ फ्रूट एंड नट्स इन, तो और होता है ये क्या था? फॉर नीड ऑफ वाटर। ओके, तो इस सब ये 3 कारणों से ये लोग हमेशा मूवमेंट पे रहते थे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डू वी फाउंड अबाउट दिस पीपल। तो हम इन लोगों के बारे में कैसे पता लगाते हैं?
तो स्टोन टूल्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। तो स्टोन टूल्स से हमको पता चलता है कि हंटर गैदरर्स कौन से टूल्स यूज करते थे। ठीक है, तो हमको इससे पता चलता था कि वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे या फिर फार्मर्स थे। Some of these tools have used to cut meat and bones, scrap bark from trees, and hides animals' hides, chop fruits and roots. Okay, तो ये सारी इन सारी चीजों के लिए ये क्या होते थे, स्टोन टूल्स यूज होते थे। मीट काटने के लिए यूज होते थे, पेड़ों के छिलके निकालने के लिए यूज होते थे, एनिमल के स्किन को निकालने के लिए यूज होते थे। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrow for hunting। तो कुछ हथियार ऐसे भी बनाए जाते थे कि स्टोन को बोन से अटैच कर देते थे या फिर लकड़ी से अटैच कर देते थे, ताकि वो उनके लिए एरो हो सके या फिर कुछ ऐसे फेंक के मारने के लिए औजार हो जा सके। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make hats and tools। तो ये अदर टूल्स किसके लिए यूज होते थे कि वुड को काटने के लिए यूज होते, चॉप करने के लिए, ताकि उसको फायर वुड के तरीके से यूज कर सके या फिर उसको हट के लिए यूज कर सके या फिर कोई टूल्स बना सके उसका। ये देखिए, ये दो टाइप के यहाँ पे औजार यहाँ पे दिखाए हैं। एक तो ये पेड़ की टहनियों को वो करने के लिए है, अलग करने के लिए औजार यूज होता है, और ये एनिमल का स्किन निकालने के लिए यूज होता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही है ये सारी फोटोज। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब यहाँ पे चूज करना है एक प्लेस रहने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा इंडिया का मैप। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या देखना है हमको। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherers। ठीक है, अब देखिए रेड ट्रायंगल क्या है, ये भीमबेटका जो प्रेजेंट टाइम ये कहाँ है, एमपी में। यहाँ देखिए कुरनूल केव्स, ये साउथ इंडिया में। हंसगी, यहाँ पे हंटर और गैदरर्स के इनको क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनके टूल्स मिले हैं, जो जिस टाइप से ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये सारे, ये पेलियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिले हैं कुछ औजार मिले जिनसे हमको पता चलता है कि यहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, और क्या मिलता है हमको, मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। अब यहाँ पे देखिए ये सारे यहाँ पे क्या है, नियर वाटर का सोर्स जहाँ पे है वहां पे देखिए ये सारी नदियां हैं यहाँ पे। भीमबेटका देखिए नर्मदा के किनारे हैं। ठीक है, और ये देखिए हंसगी, कुरनूल, ये सारी नदियों के किनारे ही यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो इससे पता चलता है कि जहाँ पे वाटर का सोर्स था वहां पे इनका रहना होता था। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available। अब देखिए यहाँ पे भीमबेटका की बात करते हैं, यहाँ पे भी गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल था। हुंसगी कुरनूल केव्स, यहाँ पे कुरनूल केव्स है, यहाँ पे भी गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल था। तो स्टोन का टूल्स बनता था वो तो पत्थर से ही बनेगा, तो इसलिए ये लोग ऐसे जगह सर्च किए जहाँ पे स्टोन का अवेलेबिलिटी हो। अब ये आते हैं रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब ये रॉक पेंटिंग है, अब ये हमको बताता है, ये देखिए ये यहाँ पे डियर है, यहाँ पे एक इंसान है। ठीक है, ये हमको बताता है कि कैसे वो लोग हंटिंग करते थे। ठीक है, मेनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स इन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। अब देखिए उस जमाने में इतने स्किल से वाइल्ड एनिमल को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और ये हमको बताता है कि कैसे वो शिकार किया करते थे, हंटिंग किया करते थे। भीमबेटका, दिस इज एन ओल्ड साइट विथ caves and rock shelters. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to the नर्मदा वैली। अब मैंने पहले बताया था इससे पहले स्लाइड में कि नर्मदा वैली के किनारे था, तो ये वाटर सोर्स है उनके लिए। देखिए ये है ये देखिए इतनी बड़ी चट्टाने हैं, तो यहाँ पे क्या है, स्टोन इजिली अवेलेबल है। साइट, हम देखेंगे कौन कौन से साइट्स हैं, नेम्स एंड डेट्स। Sites are the places where the remains of things were found. These were made and used and left behind by people. This may be found on the surface of the earth, buried under the earth,
और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। ठीक है, तो ये हमको चीजें मिलती है। ठीक है, साइट्स किस चीज को बोलते हैं, जहां पे हमको अवशेष मिले हैं। ठीक है, रिमेन्स मिले। अब रिमेन्स किन चीजों के चीज हो सकते हैं, टूल्स, स्टोन टूल्स हो सकते हैं, बोन से बने टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉट्स, पॉट्स जो हमको कुछ चीजें प्रिजर्व करने के लिए पॉट्स यूज होते थे, वो है। अब बिल्डिंग्स के हमको अवशेष मिल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये लोग होते कौन थे। ठीक है, तो ये साइट्स क्या चीजें हैं जहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं हमको। ठीक है, कुछ रिमेन्स मिलती हैं। ठीक है, और वो कहाँ मिलती है, सरफेस ऑफ द अर्थ मिल सकती है, बरीड अंडर द अर्थ मतलब अंदर गड़ा हुआ मिल सकता है, समटाइम्स इवन अंडर वाटर, वाटर के अंदर भी हमको ये मिल सकता है। Paleolithic, it comes from two Greek words, paleo means old and lithos meaning stone, मतलब ये बहुत पुराना ओल्ड स्टोन एज है। इसको बोलते हैं पूरा पाषाण युग, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बहुत पुराना जो स्टोन एज था सबसे पहला वाला, उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक। द नेम पॉइंट्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, यहाँ पे भी स्टोन टूल्स मिले हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं स्टोन एज। The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. अब Paleolithic को भी तीन पार्ट में, lower, middle and upper, तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं Paleolithic को। अब आगे जाते हैं। This long span of time covers 99% of human history. ये यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो इतना लंबा टाइम है, ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। कौन सा, पेलियोलिथिक। आगे जाते हैं हम। द पीरियड व्हेन वी फाइंड environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called द मिथोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। ठीक है, अब 12,000 से लेके 10,000 ईयर्स तक क्या हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए। ठीक है, 12,000 से 10,000 तक, इसको हम बोलते हैं मिसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स। इसको भी माइक्रोलिथ बोलते हैं। इसको माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब लिथोस मीन्स होता है अपना स्टोन, तो इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन टूल्स पाए जाते थे वो जनरली छोटे होते थे। अब आगे जाते हैं। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स और बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉस एंड सिकल्स। तो यहाँ पे ऐसे, जैसे ये स्टोन हो गया हमारा और ये हो गया उसका हैंडल। ओके, तो ऐसे इसको करके ये क्या करते थे, औजार बनाते थे। At that time, older varieties of tools continued to be in use. अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि इस टाइम भी ओल्डर वैरायटी जो था स्टोन टूल्स का वो यूज होता था, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया था। फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as the Neolithic, मतलब जो नवपाषाण जिसको बोलते हैं। ठीक है, नियोलिथिक एज जो सबसे नया। ठीक है, 10,000 years ago ये स्टार्ट हुआ और स्टिल यूज होता है स्टोन के, मतलब स्टिल वो यूज होता था हिस्ट्री में। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब देखते हैं हमको इन्वायरमेंट में कैसा चेंज आया। ठीक है, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, ये हम बात करते हैं मिसोलिथिक एज की, 12,000 टू 10,000। ओके, यहाँ पे मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, अब कुछ मेजर चेंजेस आए। अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, वार्म कंडीशन में क्या हुआ, शिफ्ट होने लगा। ठीक है, दिस लीड टू इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब इससे क्या हुआ, जब कंडीशन वार्म से शिफ्ट हुआ तो ये ग्रासलैंड डेवलप होने लगे। अब ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गया इस टाइम पे। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। अब क्या हुआ, ग्रासलैंड डेवलप हो गए, तो जो एनिमल्स थे, ये जो कुछ एनिमल्स थे, ये क्या करते थे, ग्रास के दम पे सर्वाइव करते, तो इनका भी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगा। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. अब वो जो इनका हंटिंग करते थे, अब वो क्या करने लगे कि इनको फॉलो करने लगे, और उनसे क्या सीखने लगे, इनके फूड हैबिट सीखने लगे, इनके ब्रीडिंग सीजन्स को सीखने लगे। This helped the people to start thinking about herding and rearing these animals. अब इससे क्या करने लगा, इनको अब चरवाहे, यहाँ पे हर्डिंग, अब यह हर्डिंग स्टार्ट हुआ, उनको रखने लगे, उनको पालने लगे, उनको चराने लगे। ठीक है, फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, अब फिशिंग भी स्टार्ट हो गया था और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया था इनके लाइवलीहुड का।
आगे जाते हैं, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग एंड हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमको किसानों के बारे में पता चलेगा। दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रेव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये कुछ थे ग्रेन्स थे, जैसे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ठीक है, ये नेचुरली होने लगे। ग्रेन बियरिंग ग्रासेस मतलब कौन कौन से ग्रेन्स, व्हीट, बार्ले एंड राइस। अब ये क्या करने लगे, नेचुरली ग्रो होने लगे, ठीक है, नेचुरली ग्रो होने लगे। तो अब लोगों को ये पता चल गया कि इसका ग्रोथ भी किया जा सकता है, इसको हम उगा भी सकते हैं। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। अब वो समझने लगे कि ये ग्रेन्स कहाँ ग्रो करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं और कब पक जाते हैं, ठीक है। तो उनको सीजन का पता चल गया था, यहाँ पे उनको पता चल गया था कि किस सीजन में ये ग्रो करता है और किस सीजन में वो पकता है। This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. अब ये कैसे लीड किया पीपल्स को कि वो अपने खुद से प्लांट ग्रो करने लगे, ठीक है। अब प्लांट खुद ग्रो करने लगे, मतलब वो बन गया क्या, फार्मर। तो ऐसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे इंडिया में फार्मिंग का। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब people क्या करने लगे, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने लगे कि उनके लिए फूड प्रोवाइड करने लगे, और इन दिस वे वो क्या हो गए, उनके पालतू हो गए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टीम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो सबसे पहले जो एनिमल था जिसको पालतू बनाया गया वो कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, जो कुत्ता है उसका जंगली पूर्वज था। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near to camps they lived। अब उसके बाद जो एनिमल जेंटल थे और उनके कैंप्स के पास आते थे, उनको ये लोग क्या स्टार्ट किए, उनको पालतू बनाना स्टार्ट किए। दिस एनिमल सच एज शीप, गोट, कैटल मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारे हैं ये जो कि घास खाते थे, ठीक है। तो इन सारे चीजों को वो पालतू बनाना शुरू कर दिए। People protected these animals from attacks of the wild animals. This is how they became herders। अब उनको वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से बचाना शुरू किए, और ऐसे ये क्या बन गए, हर्डर्स, चरवाहे जिसको बोलते हैं। A new way of life। When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time। अब जब वो पौधे उगाने लगे तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको एक ही प्लेस में लंबे समय तक रहना है। Looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। अब उनका नया लाइफ स्टार्ट होगा। पहले वो क्या करते थे, हंटर्स से, गैदरर्स से, अब फार्मर्स हो गए। अब उनको प्लांट्स में वाटरिंग करना है, वीडिंग करना है उसमें, अब उसको एनिमल्स और बर्ड्स को भगाना है जब तक कि ग्रेन्स पक ना जाए, ठीक है। एंड देन द ग्रेन्स हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब उसके बाद ग्रेन भी यूज करना है केयरफुली। Grain had to be stored for both food and seed। People had to think of ways of storing it। अब उसको फूड एज अ फूड भी स्टोर करना है, एज अ सीड भी स्टोर करना है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो अब उनको इसके बारे में सोचना पड़ा। In many areas they began making large clay pots और वो बास्केट और dug pit into the ground। अब कई जगह ये क्ले पॉट्स बनाने लगे, ठीक है, वो बास्केट बनाने लगे और उसको जमीन के अंदर गाड़ के रखने लगे एज अ स्टोरेज, ठीक है। स्टोरिंग एनिमल्स, अब एनिमल को भी स्टोर करते थे। मीन्स एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब एनिमल तो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको आप उसकी वीडिंग कर रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनका बस प्रोटेक्शन करना है इनको। इफ दे लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अब वो मिल्क भी प्रोवाइड करते थे, विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। अब उनको जब जरूरत पड़ी तो उसको खा भी सकते थे। तो ऐसे करके इन्होंने स्टोरेज करना स्टार्ट किया एनिमल्स का। अब इस तरह से इनको क्या हुआ, हंटिंग और गैदरिंग करना अब नहीं पड़ा, अब ये बन गए थे फार्मर। इसको बोलते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। अब फूड की तरह भी यूज करने लगे, स्टोर ऑफ फूड की तरह। बातें फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब हम पता करते हैं फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो यह आ गया हमारा मैप। ब्लू स्क्वायर्स देखते हैं, बुरजोम, कश्मीर, मेहरगढ़, नियर इंडस वैली। Archaeologists have found evidence of early farmers and herders। These are found all over the subcontinent। अब ये हर जगह पाए जाते हैं। अब ब्लू स्क्वायर देखिए,
बुरजोम ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मेहरगढ़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, चिरांड ये भी, कोल्डी हवा, ठीक है, ये भी, महागरा ये भी है, दाउजली हर्डिंग ये भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स है। हुल्लूर, ठीक है, पयमपल्ली, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे फार्मर्स के क्या पाए जाते हैं, रिमेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, मीन्स उनके ऐसे सबूत पाए जाते हैं कि वहां पे फार्मिंग हुई, ग्रेन्स मिलते हैं वहां पे जले हुए। Some of the most important one are in northwest, in present day Kashmir and in east and south India. Towards a settled life. अब हम देखते हैं settled life की तरफ जाते हैं। Archaeologists have found traces of huts and houses at some sites. अब यहाँ पे कुछ sites पे huts में मिले हैं और houses के भी मिले हैं। In Burzum, people built pit house were dug into ground with steps leading into them. अब Burzum में क्या मिला है, pit house मिला है, pit house, इसको याद रखिए, pit house मिला है जो अंदर होता था, स्टेप से सीढ़ियां होती थी जिससे हम नीचे जाते थे। This may have provided shelter in cold weather. अब ये क्या था, कोल्ड वेदर में भी शेल्टर प्रोवाइड करता था, कुछ भी हो जाए जमीन के अंदर तो गर्मी जानी, ठंडी जानी नहीं है। Archaeologists have found cooking hearth both inside and outside the house, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoors. तो ये क्या है, कुकिंग, अब उनको चूल्हे मिले हैं क्या, आउटसाइड द हाउस भी मिले हैं और इनसाइड द हाउस भी मिले हैं, तो ये इंडोर में भी कुकिंग करते थे, आउटडोर में भी कुकिंग करते थे, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. अब tools में changes आए तो इसको Paleolithic से अब क्या आने लगा, Paleolithic से Mesolithic, then Neolithic भी आने लगा था। This include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestlers used for grinding grains and other plant produce. अब mortars भी यूज होने लगे थे यहाँ पे, तो चक्की होती है ऐसे, वो यूज होने लगी थी यहाँ पे, ठीक है, वो उसी से, हाँ, स्टोन से ही बनी हुई। कटिंग एजेस मीन्स अब उसमें उसको रब करके एकदम धार करके धार बनाया जाता था उसका, उससे शिकार अच्छे से हो सके। ये देखिए ये स्टोन टूल्स है, न्यू स्टोन टूल्स, देखिए यहाँ पे धार है, यहाँ पे पॉट्स, ये देखिए ऐसे पॉट्स होते थे। अर्थन पॉट्स हैव बीन फाउंड, दिस वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स। अब ये अर्थन पॉट्स है, ये स्टोर के लिए यूज होता था, फूड स्टोर करने के लिए। पीपल बिगन यूजिंग फूड फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स। अब दाल पकाने के लिए, गेहूं के भी पकाने के लिए, अब ये क्या होता था, राइस भी पकाने के लिए, ये सब चीज पॉट यूज होता था, या फिर इसको स्टोर करने के लिए यूज होता था। दे बिगन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड कुड नाउ बी ग्रोन। अब कॉटन भी ग्रोन होने लगा था, कॉटन अब ग्रो भी हो सकता है, ठीक है, और पहले ये लोग कॉटन यूज करके उसको कपड़े भी बनाने लगे थे। Did things change everywhere and at all at once? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे वो 1000 ईयर्स में ये चेंजेस होते हैं, क्योंकि कई जगह पे आज भी हंटिंग होती है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके हर जगह पे चेंजेस हुए, ऐसा नहीं है कि एक साथ एक जगह पे ऐसा एक बटन दबाओ और चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है, धीरे ग्रेजुअली चेंज हुआ है, जिसको इवोल्यूशन हम बोलते हैं। क्लोजर लुक एट लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ जो साइट था, ये हमारा साइट है मेहरगढ़ का, ठीक है, अब यहाँ पे लिविंग एंड डाइंग कैसे होता था ये देखिए हमको। Located in fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. अब यहाँ पे ईरान का जो जगह था, अब सबको पता है कि अराउंड 700 सीई यहाँ पे ईरानीज यहाँ इंडिया पे आए थे, ठीक है, मीन्स वो जो 700 ईसी, ये बोला जाता है कि ये मेन टाइम था जहाँ पे वो आए, उससे पहले भी यहाँ पे आए थे, ठीक है, कुशांस का टाइम था, उस टाइम पे भी यहाँ पे इनका वो जब पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन था उस टाइम पे भी, ये मॉडर्न पीरियड के बाद, जस्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद, ठीक है, तो उस टाइम भी आया था, लेकिन ये ईरान का रूट था जो यहाँ से ऐसा आता था, जो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है, तो ये ईरान के लिए इंपॉर्टेंट रूट था, ये फर्टाइल प्लेन के पास था, ये इंडस वैली जो है ना, इंडस वैली इसके आसपास है ये मेहरगढ़, तो ये था फर्टाइल प्लेन, तो ये मेनली फार्मर्स थे। पीपल लर्न हाउ टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। अब देखिए, अब यहाँ पे व्हीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था, ठीक है, और शीप जो और गोट्स जो पालना शुरू किए थे वो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रीजन में मेहरगढ़ के पास था।
Remains of square of rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. तो अब रेक्टेंगुलर हमको हाउसेस मिले जैसे आज भी मिलते हैं, और कुछ जो उसमें कुछ मतलब 4 to 5 कंपार्टमेंट्स होते थे, रूम्स होते थे, वहां पे हमको क्या मिला था। मीन्स ऐसा हो सकता है कि कुछ जो कंपार्टमेंट्स वो स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता हो, जैसे आज करते हैं लोग घरों में। बरियल्स एट मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में दफनाते कैसे थे ये देखते हैं। When people died, their relatives and friends generally pay respect to them. अब जब लोग मर जाते हैं तो उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं, जैसे आज भी करते हैं कि मर जाते हैं उसकी बुराई कोई नहीं करता, लोग हमेशा बोलते हैं कि अच्छा ही आदमी था चाहे कितना भी बुरा हो। People look after them perhaps in behalf of there is some life after death. अब वो लोग सोचते थे कि आफ्टर डेथ भी लाइफ है, तो उसके लिए भी उसको सोच के वो करते थे, उसकी तैयारी करते थे। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। अब बरियल वैसे ही कुछ अरेंजमेंट सब अपनाते जो थे। सिवरल बरियल साइट्स आर फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कुछ बरियल साइट्स पाए गए हैं। दैट डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स विद which were probably meant to serve as food in next world. अब गोट्स के साथ दफनाते थे, उसके जानवरों के साथ, तो ऐसा बोलते थे कि उसको नेक्स्ट उसमें फूड के लिए सर्व करेगी वो गोट, ऐसे करके उसके साथ दफना दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पे ये हाउसेस है, देखिए 4 यहाँ पे कंपार्टमेंट है। अब हो सकता है कि इनमें से एक जो कंपार्टमेंट है ये स्टोरेज के लिए यूज किया जाता हो। अब ये देखिए ये यहाँ पे इंसान है। अब इसको दफनाया किसके साथ है, बकरी के साथ। अब यहाँ पे कुछ पॉट्स भी होते थे, कुछ और चीजें भी, ऑर्नामेंट्स भी होती थी, उनके साथ दफनाए जाते थे। तो ये बरियल साइट है क्या, मेहरगढ़। So that's it for today guys, and thank you for watching my video. Do subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video. और एक बार मैं सबसे कहूंगा कि एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट किया है, यहाँ पे चैप्टर एक भी पॉइंट वहाँ हिस्ट्री का छूटा नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेट वगैरह जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। सो सो प्रिपेयर वेल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, थैंक यू वंस अगेन।